नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे थे भारत की प्रमुख नदियों के बारे में। अभी तक इसके विषय में 2 वीडियो हमने बना चुके हैं। कौन कौन सी? एक बनाए हैं, पहली वीडियो जो थी सिंधु नदी तंत्र और दूसरी ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। आज हम बात करेंगे गंगा नदी तंत्र के बारे में कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ से होते हुए कहाँ तक जाती हैं, ठीक है, और कहाँ जाके गिर जाती हैं। पहले बात करें गंगा, तो गंगा नदी 2 नदियों के संगम से बनती है। कौन कौन सी नदी? भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी। अभी आगे हम देखेंगे कि भागीरथी और अलकनंदा कहाँ से निकलती हैं, कहाँ पे जाके मिलती हैं, कहाँ पे इनका संगम होता है और फिर यह गंगा का रूप लेती हैं। अगर बात करें तो जो यह उत्तराखंड में गंगा का निर्माण होता है, मतलब उद्गम स्थल उत्तराखंड है, और इसका समाप्ति देखा जाए तो बंगाल की खाड़ी में जाकर ये गिरती है, ठीक है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां जैसे यमुना हो गया, गंडक, गोमती, घाघरा, शारदा, कोशी आदि इसकी प्रमुख नदियां हैं। हम देखते हैं, पहले देखते हैं गंगा के बारे में, गंगा नदी के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। गंगा नदी की भारत की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। आप नोट कर लेना कि गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर, कितना? 2525 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। लेकिन अगर सिर्फ भारत में बात करें, भारत में इसकी लंबाई कितनी है? 2071 किलोमीटर, यानी कि 2071 किलोमीटर भारत में बहती है और बाकी जो 2525 में बचा है वह बांग्लादेश में यह बहती है। बात करें शतोपंथ हिमानी से कौन सी नदी निकलती है? अलकनंदा। और जो हमारी ऊपर गंगोत्री है, ठीक है, गंगोत्री है, वहीं के गोमुख से ही निकलती है भागीरथी। और जब ये दोनों नदियां देवप्रयाग में आती हैं तब इनका संगम होता है, वहीं से गंगा नदी मेन रूप से निकलती है। अगर क्वेश्चन पूछे गंगा नदी कहाँ से बहती है तो हम कहेंगे देवप्रयाग से ही, जब इसका संगम होता है तो वहां से आगे निकलती है। लेकिन अगर गंगा का उद्गम स्थल पूछे किस नदियों के द्वारा होता है तो अलकनंदा और भागीरथी नदी के द्वारा होता है। आगे देखा जाए, हम देखते हैं अलकनंदा और भागीरथी नदी के बारे में कि कैसे यह देवप्रयाग में आकर मिलती है, उसको हम देखेंगे भी। और गंगा नदी के बारे में जानकारी लें तो गंगा नदी भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, ठीक है। गंगा नदी 2 देशों से गुजरती है, हमने बता दिया कितना कितना, भारत और बांग्लादेश। यह लगभग 2000 किलोमीटर भारत में और बाकी लगभग 500 किलोमीटर बांग्लादेश में बहती है, ठीक है। अगर बात करें तो 2008 में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित कर दिया गया था भारत का, ठीक है। और गंगा नदी की जो डॉल्फिन है उनको भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित कर दिया है। आइए देखते हैं गंगा नदी का निर्माण कैसे होता है। आप चित्र में देख रहे हैं कि यह हमारी अलकनंदा नदी है, ठीक है, और यह भागीरथी। जब इन दोनों का यहाँ संगम होता है तो यहीं से गंगा नदी बनती है, ठीक है। यह कहाँ है? उत्तराखंड में देवप्रयाग। आइए देखते हैं पहले कि अलकनंदा कैसे कैसे आगे आती है। अलकनंदा की बात करें तो अलकनंदा जो है ये बद्रीनाथ के पास से निकलती है। बद्रीनाथ जो हमारा मंदिर है वहीं से इसका निर्माण होता है, वहीं से यह निकलती है, ठीक है। वहां से निकलती है तब आगे जब बढ़ती है तो धौली गंगा नामक एक नदी आकर इससे मिलती है और यहाँ पे इनका संगम होता है। कहाँ पे? विष्णु प्रयाग में। फिर आगे जब नदी बढ़ती है तब यह नंद प्रयाग पहुंचती है, तो नंद प्रयाग में अलकनंदा और नंदाकिनी का संगम होता है, नंदाकिनी नदी का। तो यह फिर आगे बढ़ती है, तब यहाँ पर कर्णप्रयाग में पिंडारा नदी और अलकनंदा का संगम होता है। फिर जैसे ही अलकनंदा आगे बढ़ती है रुद्रप्रयाग में, तो वहां पर मंदाकिनी नदी आकर
संगम करती है, मंदाकिनी नदी आती है तो अलकनंदा नदी में मिल जाती है। अगर मंदाकिनी नदी की बात करें तो मंदाकिनी नदी के किनारे कौन सा मंदिर स्थित है? केदारनाथ। केदारनाथ जो हमारा है वह मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है। फिर जैसे ही अलकनंदा आगे बढ़ती है, आगे देवप्रयाग पहुंचती है और देवप्रयाग में ही भागीरथी नदी आती है जो गंगोत्री के ही सतोपंथ नामक स्थान से निकलती है और आके देवप्रयाग में अलकनंदा से मिल जाती है। तब यहीं से ही गंगा नदी का निर्माण होता है। आगे इसी नदी के संगमों को गंगा नदी के रूप में जानते हैं। और बात करें यमुनोत्री में जो नदी निकलती है यमुना, वही गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है जो आगे हमारे प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद में जाके गंगा से मिलती है। इसकी हम अभी आगे बात करेंगे यमुना नदी की। तो देखिए, इतनी नदी जब आपस में मिलती हैं तब जाके गंगा का निर्माण होता है। कहाँ पे? देवप्रयाग में। इसको याद करने का सबसे आसान तरीका है, जैसे गंगा नदी विष्णु नदी के चरण से निकली है, मतलब जब धौली गंगा पैर को धुलते हैं विष्णु जी तो वहां से गंगा का निर्माण होता है। तो विष्णु जी के नाम से धौली गंगा है तो विष्णु प्रयाग में धौली गंगा मिलती है। ठीक है। अगर बात करें फिर जैसे ही आगे बढ़ेंगे नंद प्रयाग नंदाकिनी से आपको याद आ जाएगा। नंदाकिनी नदी जहां मिलती है वह नंद प्रयाग नामक स्थान पे जाकर अलकनंदा से मिलती है। और जैसे ही आप आगे आएंगे कर्णप्रयाग में कौन मिलता है? पिंडारा। ठीक है, कर्णप्रयाग में पिंडारा मिलती है। अगर बात करें केदारनाथ किसका मंदिर है? भगवान शंकर जी का। और वहां से निकलने वाली मंदाकिनी नदी का कहाँ मिलेगी? रुद्रप्रयाग। रुद्र भी शंकर जी का नाम है और केदारनाथ भी। तो केदारनाथ से निकलने वाली नदी मंदाकिनी रुद्रप्रयाग में मिलती है। अब रुद्रप्रयाग केदारनाथ याद रखेंगे शंकर जी का, और विष्णु प्रयाग और धौली गंगा याद रखेंगे विष्णु जी का। और बची हमारी नंदाकिनी से नंद प्रयाग हो जाएगा तो एक ही नदी बची पिंडारा से आप कर्णप्रयाग याद कर सकते हैं। ठीक है। फिर भागीरथी और यही अलकनंदा का जब संगम होगा देवप्रयाग में, यहीं से गंगा नदी बनती है। हम आपको चित्र में दिखाते हैं कैसे। देखिए, जैसे अलकनंदा नदी यह आपकी अलकनंदा है और भागीरथी नदी जो है यह आपकी है। जब यही दोनों देवप्रयाग में आके संगम होता है इनका, तो जब ये आगे नदी बनती है इसी को ही गंगा नदी कहते हैं। ठीक है, गंगा नदी कहते हैं। यह उत्तराखंड के देवप्रयाग में है। आइए आगे देखते हैं अब गंगा नदी के बारे में संपूर्ण जानकारी। तो अभी तक हमने इतना कवर कर लिया है, इतना एरिया कवर कर लिया है। कैसे? क्योंकि भागीरथी और अलकनंदा जब आई यहाँ पे देवप्रयाग में, तब यहाँ तक यह अलकनंदा अलग थी और भागीरथी अलग थी। लेकिन जब ये दो नदियां मिली तो यहाँ से गंगा नदी बनकर आगे बढ़ेगी। ठीक है, हमने विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्णप्रयाग और रुद्रप्रयाग, फिर आगे जब देवप्रयाग मिलती हैं तब गंगा नदी का निर्माण होता है। ये जो पांचों प्रयाग हैं, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्णप्रयाग और रुद्रप्रयाग, आखिरी का देवप्रयाग, इन्हें पंच प्रयाग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, हिंदू धर्म में इन पंच प्रयागों का बहुत ही महत्व है। ठीक है, अब बात करें जब गंगा देवप्रयाग से बन के निकलती है, आगे यह हरिद्वार में आती है। ठीक है, हरिद्वार में आती है। हरिद्वार से कुछ किलोमीटर पहले ही, लगभग 50-60 किलोमीटर पहले ही पड़ता है ऋषिकेश। ऋषिकेश तक तो यह पहाड़ी यात्रा करती है, लेकिन ऋषिकेश के बाद यह समतल भूमि पर आ जाती है। तो कह सकते हैं कि हरिद्वार में पहुंचते ही गंगा नदी समतल क्षेत्र में बहना शुरू कर देती है। हरिद्वार से जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो आता है हमारा उत्तर प्रदेश। हरिद्वार तक उत्तराखंड था, लेकिन हरिद्वार से आगे बढ़ेंगे उत्तर प्रदेश में आएंगे। ठीक है, उत्तर प्रदेश में आते ही इसकी एक सहायक नदी मिलती है। कौन सी? रामगंगा। तो कह सकते हैं मैदानी क्षेत्र में सबसे पहले मिलने वाली कौन सी नदी है? रामगंगा, जो कि उत्तराखंड से ही निकलती है। हम रामगंगा के बारे में अभी आगे विस्तार से आपको बताएंगे। जितनी भी गंगा की सहायक नदियां हैं उनके बारे में आपको भी हम विस्तार से
बताएंगे। ठीक है, बात करें जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे, यह रामगंगा कन्नौज में आएगी। जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे फिर हमारा पड़ता है प्रयागराज। प्रयागराज यानी कि पुराना नाम जिसका इलाहाबाद था, अभी वर्तमान नाम प्रयागराज है। प्रयागराज में ही यमुना नदी, गंगा नदी और सरस्वती नदी का संगम होता है। ठीक है, लेकिन सरस्वती नदी अब तो विलुप्त हो गई है, दिखती नहीं है, भूमिगत हो गई है, भूमि में सिर्फ उनका अंश रह गया है, ऊपर से यह नहीं दिखती है। तो हम सिर्फ यमुना और गंगा का कह सकते हैं कि संगम होता है प्रयागराज में। ठीक है, जैसे ही प्रयागराज से हम आगे बढ़ेंगे फिर आएगा हमारा गाजीपुर। ठीक है, गाजीपुर में गोमती नदी आकर गंगा नदी से मिलती है। ठीक है, अगर बात करें गोमती नदी का उद्गम स्थल कहां पे है, तो है फुलहर झील, पीलीभीत, उत्तर प्रदेश से यह गोमती नदी निकलती है। ठीक है, गोमती नदी निकलती है पीलीभीत उत्तर प्रदेश से, फुलहर झील से निकलती है, फिर यह आके गाजीपुर में गंगा नदी से मिल जाती है। फिर हम जैसे और आगे बढ़ते हैं फिर आता है छपरा। ठीक है, छपरा, छपरा पहुंचते ही हम बिहार में पहुंच जाएंगे। कहां पर, बिहार में। बिहार में छपरा में कौन सी नदी आके मिलती है, घाघरा। घाघरा नदी मिलती है। तो घाघरा का निर्माण कहां से होता है, जब शारदा और घाघरा दो नदियां आपस में मिलती हैं तो उनके संयुक्त रूप को हम घाघरा कहते हैं। जो शारदा और घाघरा नदी है यह कहां से चलती है, नेपाल से। मैंने ऊपर लिख दिया है नेपाल। यह नेपाल से काली नदी, ठीक है, जिसे नेपाल में शारदा नदी को काली नदी कहते हैं और घाघरा को क्या कहते हैं, कर्णाली। ठीक है, यह नदी, गंडक नदी, कोसी नदी, यह सब नदियां कहां से निकलती हैं, यह सब नदियां निकलती हैं नेपाल से। ठीक है, जब काली और कर्णाली नदी आपस में मिलती हैं भारत में आकर शारदा और घाघरा नदी कहलाती हैं। जब इनका संयुक्त रूप हो जाता है इन्हें हम घाघरा नदी कहते हैं। इसके बारे में भी हम अभी आगे आपको बताएंगे। घाघरा नदी को ही सरयू नदी कहा जाता है, यह आप याद रखना। यह छपरा में आकर गंगा नदी से मिलती है। और जैसे हम छपरा से आगे बढ़ेंगे फिर आएगा हमारा पटना। पटना क्या है, बिहार की राजधानी। पटना में हमें सोन नदी आके मिलती है, जो अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। सोन नदी वह आके हमको कहाँ मिलती है, पटना में। अमरकंटक पहाड़ी कहाँ पड़ता है, एग्जाम में यह भी पूछा जाता है। तो अमरकंटक पहाड़ी कहाँ पर है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का जो बॉर्डर है उसी एरिया में यह पहाड़ी है। यानी कि हम कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का बॉर्डर अमरकंटक पहाड़ी बनाती है। वहीं से सोन नदी का उद्गम स्थल है, वह आके पटना में गंगा नदी से मिलती है। अगर आगे बढ़े पटना से तो हम पहुंचेंगे सोनपुर। सोनपुर में ही गंडक नदी आकर गंगा नदी से मिलती है। ठीक है, अभी हम गंडक के बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। जैसे ही सोनपुर से और आगे जाएंगे तो पड़ेगा कुर्सेला। कुर्सेला भी बिहार में एक जगह है कुर्सेला, वहां पर आके हमको कोसी नदी मिलती है। कोसी नदी भी नेपाल से ही निकलती है। कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है, क्योंकि यह कब अपना रास्ता बदल दे कोई नहीं जानता। बिहार में यह बहुत बाढ़ और तबाही लेके आती है, इसलिए इसे बिहार का शोक कहा जाता है। इसके बारे में भी हम अभी विस्तार से जानेंगे। अभी सिर्फ हम इसकी सहायक नदियों के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी ले रहे हैं। जितनी भी प्रमुख सहायक नदियां रहेंगी उनके बारे में भी हम आगे वीडियो में विस्तार से बताएंगे। कुर्सेला से जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे हम पहुंच जाएंगे कहां पर, झारखंड में। लेकिन झारखंड में गंगा नदी थोड़ा ही कम भाग बहती है। अगर बात करें सबसे ज्यादा कहां बहती है, उत्तर प्रदेश में, और सबसे कम कहां बहती है, झारखंड में। झारखंड को पार करते ही यह पहुंच जाती है पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल में पहुंचती है तो इसको मिलती है महानदी। महानदी का अगर बात करें उद्गम स्थल कहां है, दार्जिलिंग की पहाड़ियां। जो असम में दार्जिलिंग है, दार्जिलिंग की पहाड़ियों से ही महानदी का उद्गम होता है और यह आके मिलती है गंगा नदी से।
ठीक है, महानदी आके गंगा नदी से मिलती है। और एग्जाम में पूछा जाता है कि हीराकुंड बांध कहाँ पर है, तो हीराकुंड बांध किस नदी पे है, महानदी पर। ठीक है, याद रखना, हीराकुंड बांध महानदी पर है। और फरक्का बैराज जो है यह भी महानदी के पास ही है। ठीक है, फिर जैसे ही महानदी से मिलती है यह नदी और आगे जाती है, फिर यह दो शाखाओं में बढ़ जाती है। ठीक है, पहली शाखा जो जाती है उसे क्या कहते हैं, हुगली, हुगली नदी। ठीक है, उसको हुगली नदी कहा जाता है। और जो दूसरी शाखा होती है वह भागीरथी रूप में जाके बांग्लादेश में प्रवेश करती है। लेकिन जब यह भागीरथी रूप में बांग्ला में प्रवेश करती है तो बांग्लादेश में इसको क्या कहते हैं, पद्मा नदी के नाम से जानते हैं। और जो दूसरी शाखा हुगली है यह पश्चिम बंगाल में आगे बढ़ती है और हुगली के किनारे ही प्रमुख शहर कोलकाता स्थित है, आपको पता ही होगा। पहले हम भारत में बात कर लेते हैं नदी कहां से कहां तक जाती है, फिर हम आगे देखेंगे बांग्लादेश में कहां जाती है। ठीक है, हुगली में ही आके एक नदी मिलती है, उस नदी का क्या नाम है, दामोदर नदी। ठीक है, दामोदर नदी हुगली नदी में आकर मिलती है। दामोदर नदी को भी बिहार का शोक कहा जाता है, क्योंकि यह भी बहुत वहां पर बाढ़ लेके आती है। फिर दामोदर नदी मिलने के बाद हुगली आगे बढ़ती हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, और जब बात करें यहां, यह दो भागों में बटी थी गंगा नदी। जब यह भागीरथी रूप में आगे बढ़ी तो इसको बांग्लादेश में पद्मा नाम से जाना जाने लगा। लेकिन पद्मा जब और आगे बढ़ी तब इसमें जमुना नदी आके मिल गई। आप याद रखना, यमुना नदी जो है वह कहां की नदी है, भारत की नदी है। लेकिन जो जमुना नदी है वह ब्रह्मपुत्र की नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी को ही बांग्लादेश में जमुना नाम जानते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी कहां कहां बहती है, यह चीन से चालू होकर अपने भारत में होते हुए फिर आके बांग्लादेश में जाती है। तो जब बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी आती है तो उसको जमुना नाम से जानते हैं। तो पद्मा नदी में जमुना नदी मिलती है और आगे और आने पर बराक नदी और मेघना नदी भी आके इसी पद्मा नदी में मिल जाते हैं और इनके संयुक्त रूप को मेघना नदी कहा जाता है। और यही मेघना नदी आगे जाकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, तो हुगली नदी और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली मेघना नदी के बीच जो क्षेत्र बनता है यह बड़ा वाला क्षेत्र है समुद्र के किनारे, इससे एक डेल्टा का निर्माण होता है जिसे क्या कहा जाता है, सुंदरबन डेल्टा। ठीक है, यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है जिसे सुंदरबन डेल्टा नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगर बात करें किसकी, बराक नदी और मेघना नदी की, तो ये दोनों नदियां कहां से निकलती हैं, बराक और मेघना नदी मणिपुर से निकलती हैं। ठीक है, मणिपुर से निकलती हैं। और जो जमुना नदी है यह चीन से निकलती है, इसे ब्रह्मपुत्र नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, हम ऊपर की देख लिए नदियां, किस तरह की नदियां देख लिए, हम बाएं साइड की नदियां देख लिए। अब दाहिने साइड की नदियां देखते हैं, मतलब नीचे की दाहिने तरफ की नदियां हम देखते हैं। दाएं तरफ में देखें तो यमुना नदी सबसे बड़ी सहायक नदी है, मैंने आपको बता दिया। यह कहां से निकलती है, यमुनोत्री के हिमानी मतलब ग्लेशियर। ठीक है, बर्फ से निकलती है। यमुनोत्री से जब यह निकलती है आगे बढ़ती हुई ये जब मध्य प्रदेश में प्रवेश करती है, मध्य प्रदेश में मतलब आपकी यह उत्तराखंड से जब मध्य प्रदेश में आती है तब यह चंबल नदी इसमें जाकर मिलती है। ठीक है, चंबल नदी इसमें जाकर मिलती है। बात करें चंबल नदी की तो यह मध्य प्रदेश की है और इसके किनारे कौन सा शहर स्थित है, इंदौर। ठीक है, चंबल नदी के किनारे इंदौर शहर स्थित है। और चंबल नदी में ही अगर एग्जाम में प्रश्न पूछता है कि भारत के किस नदी में घड़ियाल पाए जाते हैं, तो चंबल नदी में घड़ियाल पाए जाते हैं, यह आप याद रखना। ठीक है, और यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी चंबल नदी ही है। चंबल नदी के किनारे इंदौर है। ठीक है, और उज्जैन नदी भी है। लेकिन उज्जैन जो है शहर वह चंबल नदी की एक सहायक नदी है जिसका नाम
शिप्रा, क्या नाम है? शिप्रा। चंबल नदी की सहायक नदी शिप्रा है। शिप्रा के किनारे ही उज्जैन शहर स्थित है, जहां पर किसका प्रसिद्ध मंदिर है? महाकालेश्वर का। ठीक है, महाकालेश्वर का मंदिर क्षिप्रा नदी पर प्रसिद्ध है। और क्षिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है? चंबल की। और चंबल किसकी सहायक नदी है? यमुना की। ठीक है, जब चंबल यमुना से मिलती है तो यमुना आगे बढ़ते हुए आगे जब जाती है तो उसको एक बेतवा नदी मिलती है। तो जो बेतवा नदी है वह किसकी सहायक नदी है? यमुना नदी की। बेतवा का उद्गम कहां से होता है? विंध्या पर्वत से। ठीक है, विंध्या पर्वत, मध्य प्रदेश। ठीक है, और जब और आगे यमुना जब बढ़ती है तो उसको मिलती है केन नदी। ठीक है, केन नदी। केन नदी का भी उद्गम कहां से होता है? मध्य प्रदेश, कैमूर की पहाड़ी से। ठीक है, फिर जैसे ही और आगे यमुना बढ़ती है उसको एक और, जैसे ही और आगे बढ़ती है तो वह जाके प्रयागराज इलाहाबाद में मिल जाती है गंगा से। बात करें तो एक और नदी है जो दाएं तरफ से गंगा नदी मिलती है, वह है टोंस, जो आगे जाकर तमसा नदी में मिलकर तमसा नदी का रूप धारण कर लेती है। बात करें इसके उद्गम स्थल की तो यह भी मध्य प्रदेश से ही निकलती है, जो सतना जिले के कैमर श्रेणी पर्वत से निकलती है। सतना जिले में मैहर मंदिर है, आपने सुना होगा, मैहर माता, वहीं के यह तमसा कुंड जलाशय से निकलती है। अगर इसकी लंबाई बात करें तो लगभग 265 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कितना? 265 किलोमीटर लंबाई है किसकी? तमसा नदी की। ठीक है, यह कहां मिलती है? यह प्रयागराज के एक तहसील है सीरस, वहां पर जाकर यह गंगा नदी से मिल जाती है। ठीक है, हमने यह सब देख लिया कि कितनी गंगा की सहायक नदियां हैं। एक बार हम आपको रिवीजन के लिए बता दें, सबसे बड़ी गंगा की सहायक नदी कौन सी है? यमुना। और यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? चंबल। ठीक है, यह क्वेश्चन में बार बार पूछता है, आप याद रखना। और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरबन डेल्टा। इसका निर्माण किन नदियों के द्वारा होता है? तो हुगली और मेघना, यानी मेघना को आप चाहे ब्रह्मपुत्र गंगा का संयुक्त रूप कह लीजिए या गंगा या ब्रह्मपुत्री से बोलिए, लेकिन जब गंगा और ब्रह्मपुत्र का संगम आपस में होता है तब मेघना नदी इनको बोलता है। तो एग्जाम में यह भी पूछ सकता है कि मेघना और हुगली जहां जो नदियां मिलती हैं वहां किस चीज का निर्माण होता है? तो वहां सुंदरबन डेल्टा का निर्माण होता है। यह याद रखना। ठीक है, आइए हम कुछ इनके जो प्रमुख गंगा नदी की जो प्रमुख सहायक नदियां हैं उनके बारे में थोड़ी जानकारी ले लें। जैसे रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, ठीक है, यमुना नदी, इन बारे में थोड़ी सी और जानकारी लेते हैं। देखिए, पहले बात करेंगे हम रामगंगा नदी की, जो पहले मैदानी क्षेत्र में आते ही गंगा की सबसे पहली सहायक नदी है। ठीक है, अगर राम गंगा नदी की बात करें तो भारत की प्रमुख तथा पवित्र नदियों में से यह एक है। ठीक है, स्कंद पुराण के मानस खंड में इसका उल्लेख रथवाहिनी नाम से हुआ है। ठीक है, अगर एग्जाम पूछे रथवाहिनी नदी किसको कहते हैं तो वह रामगंगा नदी को कहा जाता है। ठीक है, उत्तराखंड के हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं के कुमाऊं मंडल के अंतर्गत अल्मोड़ा जिले के दूनागिरी, पौराणिक नाम क्या है? द्रोणगिरी। ठीक है, पुराना नाम इसका द्रोणगिरी है, लेकिन अब वर्तमान नाम अल्मोड़ा जिले के दूनागिरी नामक विभिन्न जल स्रोतों से निकलकर गंधर्व अर्थात लघु सरताओं, छोटी छोटी जो नदियां होती हैं, के रूप में तड़ाक ताल यह पहुंचती है। ठीक है, लेकिन तड़ाक ताल जब पहुंचती है तो यह तड़ाक ताल का कोई मुहाना नहीं है, इस झील का कोई मुहाना नहीं है, लेकिन थोड़ी ही दूर पर यह आगे जो भूम लिखा है श्वेत धवल, स्वच्छ श्वेत धवल भूगर्भ से निकलती है, मतलब अंदर जमीन से इसका उद्गम होता है और फिर यह रामगंगा नाम से पुकारी जाने लगती है। ठीक है, दूसरी ओर गढ़वाल मंडल के चमोली जिले के अंतर्गत ग्वालमत तथा दूधातोली के मध्यवर्ती क्षेत्र से, ठीक है, गंधरों के ताल नामक गांव के समीप मिलने पर यह रामगंगा कहलाती है। मतलब चमोली जिले के और अल्मोड़ा जिले के जो छोटी छोटी नदियों का संगम आके मिलता है तो उनको क्या कहता है? रामगंगा कहलाता है। ठीक है, यहीं से रामगंगा का उद्गम होता है।
आगे बात करें तो दूसरी नदी के बारे में, गोमती नदी। ठीक है, गोमती नदी की बात करें तो यह उत्तर भारत में बहने वाली एक प्रमुख नदी है। इसका उद्गम पीलीभीत जिले की तहसील कालीनगर के पास ग्राम फुलहर झील, मैंने आपको बताया फुलहर झील में, इसको गोमत ताल भी कहा जाता है। यह किस जिले से निकलती है? पीलीभीत जिले से। और पीलीभीत कहां पड़ता है? उत्तर प्रदेश का एक जिला है, आप यह नोट कर लेना। इस नदी का बहाव उत्तर प्रदेश में 900 किलोमीटर है। ठीक है, कितना? 900 किलोमीटर है। यह वाराणसी के निकट सैयदपुर के पास कैथिक नामक स्थान पर गंगा से मिलती है। ठीक है, कहां पे मिलती है? बनारस के पास, वाराणसी जिला जो है उसके पास मिलती है। पुराणों के अनुसार गोमती महर्षि वशिष्ठ की पुत्री थी। किसकी? महर्षि वशिष्ठ की पुत्री का नाम क्या था? गोमती। ठीक है, एकादशी को इस नदी में स्नान करने से संपूर्ण पाप धुल जाते हैं। ठीक है, ऐसा पुराणों में कहा गया है। हिंदू धर्मग्रंथ श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार गोमती भारत की उन पवित्र नदियों में से है जो मोक्ष प्राप्ति का मार्ग है। ठीक है, अगर मोक्ष प्राप्त करने का मार्ग गोमती नदी को कहा गया है। पौराणिक मान्यता यह भी है कि रावण वध करने के पश्चात ब्रह्म हत्या से पाप से मुक्ति पाने के लिए भगवान श्री राम ने भी अपने गुरु वशिष्ठ के आदेशानुसार इसी पवित्र पावन गंगा अर्थात गोमती नदी में स्नान किया था। यानी कि जो रावण था वह एक ब्राह्मण था और जब भगवान श्री राम ने उसकी हत्या कर दी तो उनको ब्रह्म हत्या का दोष लग गया था। तो राम जी के जो गुरु थे, गुरु वशिष्ठ ने कहा कि तुम जाओ गोमती नदी में स्नान करो, तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे। ठीक है, तो राम जी ने गोमती नदी में स्नान किया और अपने धनुष को भी यहीं पर धोया था। स्वयं को ब्राह्मण की हत्या से पाप मुक्त किया स्नान करने के बाद। आज यह स्थान सुल्तानपुर जिला, यूपी का एक जिला है सुल्तानपुर, उस जिले के लम्हुआ तहसील में है। ठीक है, गोमती नदी वहां से बहती है और वहीं पे भगवान श्री कृष्ण ने स्नान किया था। गंगा दशहरा के अवसर पर यहां पर स्नान करने से सभी पाप मुक्त हो जाते हैं, ऐसा कहा जाता है। जो गोमती नदी में सभी पाप धुल जाते हैं। आगे बात करें तो गोमती नदी धोपाप के नाम से भी जाना जाती है। ठीक है, गोमती नदी को अवध में धोपाप के नाम से भी जाना जाता है। और धोपाप गोमती नदी को अवध में कहा जाता है कि ग्रहणे काशी मकरे प्रयाग, मतलब ग्रहण लगने पर काशी में नहाओ और मकर क्रांति के समय प्रयागराज में नहाओ। ठीक है, चैत्र नवमी अयोध्या, चैत्र नवमी का जब त्योहार आता है तब अयोध्या में नहाओ। और दशहरा धो पाप, मतलब जब दशहरा का टाइम हो तो धो पाप यानी कि गोमती नदी में नहाना चाहिए। और धो पाप कहां पर है? सुल्तानपुर जिले में है, जहां पर भगवान श्री राम ने स्नान किया था रावण को मारने के बाद। ठीक है, अर्थात अगर वर्ष भर में ग्रहण में स्नान करना हो तो काशी में करना चाहिए, मकर संक्रांति में स्नान करना हो तो प्रयाग में करना चाहिए, और चैत मास नवमी की तिथि का स्नान अयोध्या में करना चाहिए, और ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष दशहरा तिथि का स्नान धोपाप में कर लिया जाए तो अन्य किसी जगह स्नान करने की कोई आवश्यकता नहीं है, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। बस इतने मात्र से ही मनुष्य को सीधे वैकुंठ की प्राप्त हो जाती है। अगर बात करें गोमती नदी के किनारे प्रमुख शहर कौन कौन से हैं तो लखनऊ, ठीक है, हमारा जो उत्तर प्रदेश का क्या है राजधानी, लखीमपुर खीरी, ठीक है, सुल्तानपुर जहां पर धोपाप है, ठीक है, जौनपुर गोमती नदी के किनारे स्थित है। आगे नदी की बात करें तो हमारी जो अगली नदी है वह उसका नाम है घाघरा नदी। तो घाघरा नदी को ही सरयू नदी के नाम से जाना जाता है, यह आप नोट कर लेना, ठीक है। किसको सरयू नदी के नाम से जानते हैं? घाघरा नदी को। यह दक्षिणी तिब्बत के ऊंचे पर्वत शिखरों हिमालय के से मानसरोवर झील के समीप से निकलती है। अब मानसरोवर का नाम आया तो मैंने 2 वीडियो बनाई है, फटाफट अगर आपने देखी तो फटाफट बताओ कि मानसरोवर झील से कौन कौन सी नदियां निकलती हैं, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा तो जाकर जरूर देखो। आपके लिए बता दें मानसरोवर से ही सिंधु नदी का उद्गम होता है, मानसरोवर से ही सतलज नदी का होता है, मानसरोवर से ही ब्रह्मपुत्र नदी का होता है, और मानसरोवर से ही घाघरा यानी सरयू नदी का उद्गम होता है, ठीक है। यहां से यह नेपाल में प्रवेश करती है जहां इसका नाम कर्णाली है। इसके बाद यह भारत के उत्तर प्रदेश एवं बिहार में प्रवाहित होती है। लगभग 970 किलोमीटर की यात्रा के बाद यह बलिया और छपरा के बीच में यह गंगा नदी से मिल जाती है, यानी बलिया और छपरा के बीच में ही घाघरा नदी जो आकर गंगा नदी से मिलती है। अगर बात करें इस नदी के किनारे प्रमुख शहर कौन कौन से हैं तो बहराइच, सीतापुर, ठीक है, गोंडा,
बाराबंकी, अयोध्या, ठीक है, बोलते हैं ना सरयू नदी के किनारे अयोध्या, ठीक है, यही सरयू नदी को ही घाघरा नदी कहा जाता है। टांडा, ठीक है, राजे सुल्तानपुर, ठीक है, दोहरी घाट, बलिया आदि शहर क्षेत्रों से होकर यह नदी गुजरती है। अगर अगली नदी की बात करें तो हमारी जो अगली प्रमुख नदी है गंडक नदी, ठीक है। गंडक को गंडकी नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। नेपाल और बिहार में बहने वाली एक नदी है जो नेपाल से निकलती है, बिहार होते हुए जाके गंगा नदी में मिल जाती है, जिसे बड़ी गंडक या केवल गंडक भी कहा जाता है। इस नदी को नेपाल में सालग्रामी और मैदान क्षेत्रों में नारायणी नाम से जानते हैं। यानी गंडक का कितने नाम है? गंडकी, सालग्रामी, नारायणी, सप्तगंडकी और गंडक, ठीक है। 5-6 नाम है, आप नोट कर लेना, एग्जाम में कोई भी नाम पूछ सकता है। गंडकी हिमालय से निकलकर दक्षिण पश्चिम में बहती हुई भारत में प्रवेश करती है। त्रिवेणी पर्वत के पहले इसमें एक सहायक नदी त्रिशूल गंगा मिलती है, ठीक है। गंडक की सहायक नदी कौन सी है? त्रिशूल गंगा। यह नदी काफी दूर तक उत्तर प्रदेश में तथा बिहार राज्यों के बीच सीमा निर्धारित करती है। यानी कि उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच में यह नदी बहती हुई दोनों राज्यों की सीमा निर्धारित करती है। उत्तर प्रदेश में यह नदी महाराजगंज एक जिला है उत्तर प्रदेश का, कुशीनगर यह भी जिला है उत्तर प्रदेश का, से होकर बहती है। बिहार में यह चंपारण, सारण और मुजफ्फरपुर ये सब जिले बिहार के इन जिलों में बहती है, ठीक है। और 192 मील के मार्ग के बाद यह पटना के सम्मुख, पटना के पास ही यह गंगा नदी में जाके मिल जाती है। इस नदी की कुल लंबाई कितना है? 1310 किलोमीटर है इस नदी की टोटल लंबाई। अगले नदी की बात करें तो हमारी जो अगली नदी है वह नदी है यमुना नदी, ठीक है। यमुना नदी की बात करें तो यमुना नदी भारत की एक नदी है, प्रमुख नदी है, आपको पता ही है। और यमुना नदी गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ठीक है। यमुना नदी गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और आप फटाफट बताओ, अभी मैंने पीछे बताया है यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? फटाफट बताओ, यमुना नदी की सहायक सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ठीक है, चंबल नदी। हाँ सही बताएं, चंबल नदी यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और यमुना नदी जो है गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ठीक है। अब देखते हैं यमुना नदी कहां से निकलती है। यमुना नदी यमुनोत्री, ठीक है, यमुनोत्री जो उत्तराखंड में पड़ता है वहां से निकलती है, उत्तरकाशी से 30 किलोमीटर उत्तर गढ़वाल में से निकल के अपना आगे जाती है, ठीक है। प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद में गंगा नदी से मिलती है, ठीक है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों में हमने बताया चंबल, सेंगर, छोटी सिंधु, बेतवा, केन आदि इसकी प्रमुख नदियां हैं, ठीक है, सहायक नदियां। यमुना के तटवर्ती नगरों में जैसे यमुना किनारे जो प्रमुख नगर कौन कौन से? दिल्ली जो भारत की राजधानी है, आगरा जहां पर ताजमहल है, ताजमहल तो यमुना नदी किनारे ही है, इटावा, कालपी, हमीरपुर, प्रयाग माने इलाहाबाद जहां पर गंगा नदी से संगम करती है, आदि प्रमुख शहर हैं। प्रयाग में यमुना एक विशाल नदी के रूप में प्रस्तुत होती है और वहां से प्रसिद्ध ऐतिहासिक किले के नीचे से जो यमुना में एक अकबर का, यमुना नदी किनारे अकबर का एक प्रमुख किला है, वहीं से यह गंगा नदी में जाकर मिलती है, ठीक है। ब्रज संस्कृति में यमुना का महत्वपूर्ण स्थान है, यानी कि जो ब्रज भूमि यानी कि आप वृंदावन, मथुरा, यह भी गंगा नदी के किनारे ही स्थित है। तो आपको पता ही होगा श्री कृष्ण जी की लीलाओं में यमुना नदी का बहुत प्रमुख स्थान है, यह आप जानते ही हैं। अगर बात करें यमुना नदी की कुल लंबाई की तो यमुना नदी की कुल लंबाई 1376 किलोमीटर है, 1376 किलोमीटर है। हमने यमुना नदी, गंगा नदी के बारे में आज जाना, ठीक है। हमने गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और सिंधु नदी तंत्र के बारे में पढ़ लिया है। हम अगला वीडियो लाएंगे, इनके जो एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रमुख सवाल हैं, लगभग 40-50 जो क्वेश्चन है उनको लाएंगे। आप एक बार या 2 बार वीडियो जरूर देख लेना। जब अगली वीडियो आए तो आप कमेंट करके कम से कम को इसका रिप्लाई दे सके, उत्तर दे सके कि हाँ फला फला क्वेश्चन का फला फला आंसर होगा, ठीक है। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अगर तलवार की नोक पर या एटम बम के डर से कोई हमारे देश को झुकाना चाहे, दबाना चाहे, ये देश हमारा दबने वाला नहीं। तो एक सरकार के नाते हमारा क्या जवाब हो सकता है सिवाय इसके कि हम हथियारों का जवाब हथियारों से दें।